पॉलिटी विद जीके द बिहार स्पेशलिस्ट में आपका फिर से स्वागत है। लगातार जो है वीडियो चैनल पे आ रहे हैं और ये साइंस सीरीज़ का आज का वीडियोस है। हम लोग आज फिर से डिस्कस करेंगे 30+ क्वेश्चन। कैसा लग रहा है बाकी सारा वीडियो? अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को विज़िट करें। और भी सारे प्लेलिस्ट जो है आपका है, जैसे कि बिहार स्पेशल, उसके साथ पॉलिटी का भी जो है क्लास शुरू हो गया है और आपका साइंस का भी वीडियोज़ है। तो लगातार सपोर्ट करते रहें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें वीडियो अच्छा लग रहा है तो, और सब्सक्राइब भी करें। तो अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग और तो आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि गाड़ियों में पीछे के दर्पण का आवर्धन निम्न में से क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आवर्धन होता क्या है। आवर्धन होता क्या है? अगर इंग्लिश वाले विद्यार्थी हैं तो उनके लिए मैं बोल दूं कि आवर्धन का मतलब होता है मैग्नीफिकेशन। अब ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये एक तरह का रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? तो रेशियो होता है आपका जो इमेज का हाइट बनता है, यानी जो जैसे कोई दर्पण होता है तो उसमें आपका इमेज बनता है, तो इमेज का जो हाइट होता है यानी कि h' बाई ऑब्जेक्ट का जो हाइट होता है, दोनों का जो रेशियो होता है उसी को क्या कहा जाता है? आवर्धन यानी मैग्नीफिकेशन। तो अगर हम बात करें गाड़ी का जो पीछे से देखने के लिए जो दर्पण लगता है वो कौन सा दर्पण लगता है? तो वो आपका लगता है उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स। ठीक है। तो इसमें हमेशा क्या होता है? इसमें हमेशा होता है आपका इमेज हमेशा क्या बनता है? छोटा। इमेज आपका हमेशा छोटा बनता है। तो ऊपर वाला वैल्यू अगर छोटा हो जाए और नीचे वाला वैल्यू छोटा हो जाए तो हमेशा वैल्यू क्या होगा? तो हमेशा वैल्यू होगा 1 से छोटा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। इसका हमेशा जो है 1 से कम वैल्यू आएगा। अगर वही बात करेंगे अवतल का तो इसका तीनों तरह का वैल्यू आता है। 1 भी आता है, 1 से कम भी आता है और 1 से ज़्यादा भी आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ और इसी का एक और फार्मूला होता है m=h' बाई h' का मतलब होता है इमेज का हाइट और ये होता है ऑब्जेक्ट का हाइट। इमेज का हाइट मतलब जो प्रतिबिंब बनता है उसका ऊंचाई और जो आपका वस्तु है उसका ऊंचाई, और माइनस v/u। v होता है डिस्टेंस किसका? इमेज का, और u होता है डिस्टेंस किसका? ऑब्जेक्ट का। तो ये दोनों ये फार्मूला होता है, क्लास 10th के बुक में आपको ये मिल जाएगा एनसीईआरटी के। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित माध्यमों में से किसमें प्रकाश की गति अधिकतम होती है। प्रकाश की गति का अगर बात करेंगे तो सबसे पहले ज़्यादा जानेंगे प्रकाश का गति क्या होता है। तो 3 यानी कि 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये ध्यान रखिएगा कि ये मीटर पर सेकंड है। किलोमीटर में दिया रहेगा तो ये प्रकाश का गति नहीं होगा। ठीक है, तो किस में होता है? तो जब आप प्रकाश पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि प्रकाश जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो वैक्यूम में यानी कि निर्यात में। तो निर्यात के बाद किस में होता है? तो वायु में यानी कि एयर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लाइट जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका क्या होता है? स्पीड कम हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है लाइट का स्पीड? तो वैक्यूम में, और वैक्यूम के बाद कहाँ होता है? हवा में, एयर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। शून्य प्रतिरोध का मतलब होता है कि आपका जो रेसिस्टेंस है 0 हो जाता है। तो वो क्या हो जाएगा? अति चालक, मतलब कि कोई बाधा ही नहीं रहेगा सर्किट में, तो वो क्या हो जाएगा आपका? अति चालक। ये एक तरह से फ्रिक्शन का काम करता है। किसमें? आपका जो कंडक्टर होता है
यानी कि जो चालक होते हैं उसके लिए ये फ्रिक्शन का काम करता है। रेसिस्टेंस नाम ही इसका है, रेसिस्टेंस। ठीक है, अब बताएंगे कि चालक क्या होता है। तो चालक वो होता है जो बिजली को अपने माध्यम से पास होने दे। कुचालक जिससे कोई बिजली पास नहीं होता है। तो चालक और कुचालक दोनों का यूज जो है आपके इलेक्ट्रिसिटी में किया जाता है। जैसे तार के अंदर जो आपका कॉपर का वायर होता है वो चालक है, और उसके ऊपर जो प्लास्टिक लगा होता है वो कुचालक है। अर्धचालक को कहते हैं सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। ठीक है, और सेमी कंडक्टर बनता किससे है आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आइंस्टीन को अपना नोबेल पुरस्कार मिला था। देखिए ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से इनमें से कोई नहीं। सापेक्षता के सिद्धांत के लिए इनको नहीं मिला था। इसका फार्मूला होता है E=mc²। E होता है एनर्जी, m होता है मास, और c होता है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, न्यूट्रॉन के खोज के लिए तो नहीं, न्यूट्रॉन के खोज के लिए इनको नहीं मिला था। न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था कमेंट करके बताइए। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत न्यूटन ने किया था, लेकिन इसके लिए इनको मिला नहीं था। इनको मिला था किसके लिए, तो इनको मिला था प्रकाश का जो वैद्युत प्रभाव होता है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है, उसके लिए इनको मिला था, जिस पे आज सोलर आपका काम करता है। और कब मिला था, तो 1921 में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अश्व शक्ति के बराबर है। एक अश्व शक्ति के बराबर है, ये एक यहाँ नहीं, यहाँ हो जाएगा। एक अश्व शक्ति के बराबर है तो वो हो जाएगा 746 वाट। वाट क्या होता है, तो पावर का एसआई यूनिट होता है। एसआई यूनिट होता है पावर का। एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है, तो वो होता है आपका जूल। एनर्जी का एक और होता है एसआई यूनिट, एक तो जूल होता है, और एक और यूनिट होता है जिसको कहा जाता है अर्ज, ERG। ये हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए सेम ही यूज़ होता है अर्ज। और इसका वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू होता है 10⁻⁷ अर्ज = 1 जूल। ये बात ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि समान प्रकार के द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी जब बाईफोकल लेंस लिया जाता है, द्विफोकल लेंस, तो ऊपर वाला क्या होता है अवतल, और नीचे वाला क्या होता है आपका उत्तल। ठीक है, अवतल लेंस का क्या काम होता है, ये कब यूज़ किया जाता है, और उत्तल लेंस कब यूज़ किया जाता है, ये आप जो है कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद इस कौन कौन से दोष होते हैं, जैसे कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, उसमें दोनों में से कौन कौन लेंस लगता है, ये भी आप कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है, तो देखिए चालन में इसका जो है कंडक्शन, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंडक्शन, इसमें दीर्घ तरंग का कोई भाग नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पार्टिकल से जो है एनर्जी आपका ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, जैसे कि एक साइकिल गिरने के बाद एक साथ जब बहुत सारा साइकिल लगा रहता है, और एक साइकिल गिरने के बाद दूसरा भी गिर जाता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, वैसे ही आपका कंडक्शन में जो है यानी कि चालन में जो है एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि अगर आपका जो चाय बनाने वाला सॉसपैन होता है, तो अगर वो लोहे का है तो देखिएगा कि उसका हैंडल गर्म हो जाता है, तो वो किस मेथड से होता है, तो चालन के मेथड से होता है। संवहन क्या होता है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि संवहन जो है किस में होता है, तो संवहन जो होता है आपका एयर और लिक्विड, यानी कि गैस और लिक्विड, गैस और लिक्विड में होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये सॉलिड में संवहन नहीं होता है। जैसे आप पानी गर्म करेंगे तो देखेंगे कि पानी में जो है उबाल आ रहा है, तो उबाल आता है, इसका मतलब क्या होता है कि नीचे का जो गर्म पानी होता है वो ऊपर की ओर आता है, और ऊपर का जो ठंड पानी होता है, ठंडा पानी, वो
नीचे की ओर आता है। विकिरण देखिए बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा था कि सनलाइट जो है हमारे यहाँ कैसे पहुँचता है धरती पे, तो विकिरण के माध्यम से। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेडिएशन, और रेडिएशन के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से कौन सा एक समान त्वरण का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एक मुक्त गिरने वाले वस्तु की गति और एक ढलान पर लुढ़कते हुए गेंद की गति। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि एयर का जो रेसिस्टेंस है वो आपका ख़त्म कर दिया जाए, यानी कि वैक्यूम कर दिया। एयर निकलने के बाद जो है ये दोनों वस्तु समान रूप से जो है धरती पे आएंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो उत्पन्न होगा, इसका डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा नीचे की ओर। आप कमेंट करके बताइए कि जी का वैल्यू धरती पे कहाँ सबसे ज़्यादा होता है और कहाँ सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, निम्न में से किस पर निर्भर करता है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर। जैसे कि पानी है, ठीक है, तो कोई वस्तु पानी पे कब तैरेगा, जब उसका डेंसिटी पानी से कम होगा, पानी से कम होगा। कोई ऑब्जेक्ट है और उसको पानी पे तैरना है तो उसका डेंसिटी क्या होगा, पानी से कम करना पड़ेगा उसको। यही कारण है कि पानी के ऊपर तेल क्या होता है आपका, तैरते रहते हैं, क्योंकि तेल का डेंसिटी जो है कम होता है और पानी का डेंसिटी आपका ज़्यादा होता है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी है, तो मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की कुल संख्या 63 है, यानी 63 है। ये आप याद करके रखेंगे कि 63। और मेंडलीव जो है किस बेसिस पे जो है एलिमेंट को सजाए थे, तो वो जो है एटॉमिक मास के जो है आधार पे मेंडलीव ने क्या किया था, आपके एलिमेंट जो तत्व हैं उनको अरेंज किए थे, ठीक है। और सबसे सटीक किस पे, अब अगर बात करेंगे कि मॉडर्न जो आपका जो पीरियोडिक टेबल है तो उसको किस आधार पे सजाया गया है, तो उसको सजाया गया है एटॉमिक नंबर के आधार पे, ठीक है। तो ये बात ध्यान जो है आप रखेंगे। इसके अलावा और भी जो है आपका थियोरी है, इसको आपको याद रखना है। क्लास 10th NCERT बुक निकालिए और उसको पढ़िए, तो ज़्यादा अच्छा से समझ में और आएगा। और कमेंट करके बताइए कि जो प्लम पडिंग मॉडल, हिंदी में अगर बात करें तो एक मॉडल था जिसमें बताया गया था कि एटम जो है आपका तरबूज जैसा है और इलेक्ट्रॉन जो है उसमें उसके सीड जैसा है। तो ये कौन दिया था, तो ये दिए थे आपके जे थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन। ये भी आपके क्लास 10th की बुक में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है बेकिंग सोडा, ये घोड़ा नहीं है, सोडा है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आपका जो है सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी इसको पढ़ा जाता है। वही अगर बात करेंगे सोडियम कार्बोनेट का, तो ये क्या है आपका, तो ये है आपका वॉशिंग सोडा। इसका फार्मूला क्या होता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और इसमें 10 पानी का मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें, कभी कभी क्या होता है कि केवल कैल्शियम कार्बोनेट ही दिया रहता है और कभी कभी जो है 10 वाटर मॉलिक्यूल्स भी दिया रहता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि दोनों में से आएगा तो भी आपका वॉशिंग सोडा हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 है, ये आपका हो जाएगा कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को पथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। ये पथिल नहीं है, इथाइल है, इथिल अल्कोहल में जो है कन्वर्ट कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाइमे जो। और ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट है, भी है, इसको मान लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है कि कौन सा एंजाइम जो है आपके ग्लूकोज को जो है अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि स्टार्च यूज करके दारू बनाया जाता है या अल्कोहल बनाया जाता है। ठीक है, एक होता है आपका इथेनॉल। ठीक है, एक होता है आपका इथेनॉल। इथेनॉल जो है पीने के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन वही मिथेनॉल जो है आपका, मिथेनॉल जो है वो ये आपका जहर होता है। कभी कभी सुनेंगे कि बहुत सारे लोग जो है दारू पी के मर गया या अंधा हो गया, तो यही कारण है कि उसमें मिथेनॉल का मात्रा जो रहता है। तो मिथेनॉल जो है डीनेचर अल्कोहल होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन देखिए, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोहे व जस्ते का निक्षेप, यानी कोटिंग किया जाता है। जैसे ब्रिज उरिज आपका देखिएगा बनता है, तो देखिएगा वो आपको कैसा लगता है, थोड़ा ब्राउन कलर का लगता है, वो किसका है, तो वो जिंक कोटिंग है आपका। जिंक का एक परत चढ़ा रहता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि गैस गुब्बारे में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि यह, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और बी सी हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ज्वलनशील नहीं होती है। हाइड्रोजन जो है आपका ज्वलनशील होता है, इसीलिए इसको फ्यूचर का ईंधन भी कहा जा रहा है, फ्यूचर फ्यूल भी हाइड्रोजन को कहा जा रहा है। वही अगर हीलियम का बात करेंगे तो यह एक क्या है, निष्क्रिय गैस है। और यही कारण है कि गैस गुब्बारों में जो है हीलियम को भरा जाता है, क्योंकि वो जलता आपका नहीं है, और ये सेफ्टी मानक को लेके ऐसा किया जाता है। हाइड्रोजन का जो है आपका 3 आइसोटोप्स होता है। हाइड्रोजन जो है इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। और ये जो होता है आपका रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव होता है, तो इस बात का भी जो है आप ध्यान रखेंगे। और ड्यूटेरियम जो है, तो ये जो होता है D2O, तो ये कहाँ यूज किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है, और ये किस लिए यूज़ किया जाता है, तो एज अ मंदक, यानी कि मॉडरेटर के रूप में जो है इसका यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए बहुत सारे ऐसे आपके जो है सब्सटेंस होंगे या ऑब्जेक्ट होंगे जिसका कि रासायनिक नाम डायरेक्ट जो है आपसे पूछा जाएगा। तो इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम ए, यानी कि सोडियम सिलिकेट। तो इसको ध्यान आप रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में से किसमें चांदी नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी जो है पूछा जाता है लगातार, क्यों कंफ्यूज करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में कोई चांदी नहीं होता है। इसमें क्या होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है और निकेल होता है। ठीक है, 60% ये होता है, ये 20%, और ये भी आपके 20% होता है। ये लूनर कास्टिक क्या होता है, तो लूनर कास्टिक इसमें भी सिल्वर होता है, इसको कहते हैं AgNO3। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट। और हॉर्न सिल्वर क्या होता है, तो ये होता है सिल्वर क्लोराइड, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, तो ये बात ध्यान जो है आप रखेंगे। बट इतना बात ध्यान रखेंगे, जर्मन सिल्वर में जर्मन सिल्वर आपका जो है नहीं मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 17 है कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ग्रेफाइट जो है इसका मंदक के रूप में यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही साथ जो है D2O ये भी जो है मंदक के रूप में आपका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है बिहार के सभी एग्जामों में घूमता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है। इसका यूज जो है आपका नक्काशीदार, ये कांच नहीं कांच है, के लिए निम्न में से किसके अम्ल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। वही अगर हाइड्रोजन क्लोराइड का बात करेंगे तो ये आपके पेट में पाया जाता है, स्टमक में मिलता है। ये आपके जो है लेड बैटरी जो होता है, जो गाड़ी में यूज़ किया जाता है, उसमें आपका ये मिलता है। यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन सल्फेट जो है, ठीक, या सल्फ्यूरिक एसिड जो है कहाँ मिलता है। तो ये आपका या किस में यूज़ किया जाता है। तो कार के बैटरी में। हाइड्रोजन क्लोराइड कहाँ मिलता है, या फिर पेट में हमारे क्या मिलता है, स्टमक में। तो हाइड्रोजन क्लोराइड, और इससे जो है लिखा जाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड से जो है नक्काशीदार कांच पे जो है लिखा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कैम्प्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है। तो कैम्प्रोलैक्टम का उपयोग जो है आपका ऑप्शन ए यानी कि नायलॉन 6 के लिए प्रयोग किया जाता है। ये सब क्वेश्चन जो है क्लास 12 के लेवल का होता है, 11-12 के लेवल का। और ये ऐसे क्वेश्चन जो है आपके कभी कभी जो है जब लेवल को थोड़ा टफ बनाया जाता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो है पूछा जाता है, ताकि जो है सॉल्व ना हो पाए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि यह प्रकंद का एक उदाहरण है। तो प्रकंद का उदाहरण कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अदरक। अगर इंग्लिश के लिए बात करेंगे तो राइजोम जो है प्रकंद को कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, नोड और इंटर नोड होता है। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में जो है पूछा गया है, इंटर नोड। ठीक है। आलू क्या होता है। तो आलू आपका एक स्टेम होता है। ठीक है। प्याज और लहसुन के बारे में आप बताइए कि ये क्या होता है। प्याज और लहसुन जो है आपका, इसको बल्ब कहा जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है। तो सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है आपका ऑप्शन बी यानी कि ब्लू व्हेल जो है सबसे तेज़ी से यानी सबसे ज़्यादा साउंड में जो है ये बोल सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का सामान्य उत्पाद है। तो सामान्य उत्पाद है इसका ऑप्शन ऑप्शन डी यानी कि जल, वाटर। आप बताइए कि प्रकाश संश्लेषण और श्वसन ये किस तरह का जो है रिएक्शन है। एक तो होता है इंडोथर्मिक और एक होता है एक्सोथर्मिक। हिंदी वालों के लिए अब समझा देते हैं क्योंकि टर्म याद नहीं आ रहा है, कि एक में ऊर्जा निकलता है और एक में ऊर्जा लगता है। तो आप बताइए कि किस में ऊर्जा लगता है और किससे ऊर्जा निकलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की है कि यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण कौन है। तो ये ऑप्शन सी थायराइड। और अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब क्या होता है, अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो इंडोक्राइन। और इसमें क्या होता है ना कि जो सिक्रीशन होता है वो सीधा कहाँ चला जाता है, ब्लड में।
उसके लिए कोई पाइप या डक्ट का जो है कोई आवश्यकता नहीं होता है, वो सीधा कहाँ चला जाता है, अपना सिक्रीशन कहाँ देते हैं, तो ब्लड में। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 24, ये कौन सा पित्त का स्रावन करता है, यानी कि पित्त जो है कहाँ से निकलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लीवर, यानी पित्त लीवर से जो है निकलता है या बनता है। और जमा कहाँ होता है, तो जमा होता है पित्ताशय में, बाल ग्लैंडर में। ठीक है। पैनक्रियाज का क्या काम होता है, तो ये ब्लड शुगर को जो है मेंटेन करके रखता है। और रिलीज क्या करता है, तो इंसुलिन। पैनक्रियाज के अंदर ही आपका जो है बीटा सेल पाया जाता है, तो ये बात भी जो है ध्यान रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई। तो कौन सा तकनीक संभव हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी उत्पादन। और इसमें क्या होता था ना कि प्रतिरक्षी उत्पादन का मतलब होता है कि जैसे आपका वैक्सीन उक्सीन होता है, तो ये सब बनाने में जो है इसका यूज़ होने लगा। तो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, जो डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसके आने के बाद जो ही है आपका मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी उत्पादन संभव हुआ, यानी एंटीबायोटिक का जो है बनना पॉसिबल हो पाया। ठीक है। फर्मेंटेशन में क्या होता है, फर्मेंटेशन में जो है आपका अल्कोहल जो है बनता है, फर्मेंटेशन में आपका अल्कोहल बनता है। ठीक है। इस प्रोसेस का यूज़ करके अल्कोहल आपका बनाया जाता है। ठीक है। और इसमें यूज़ क्या होता है, तो ईस्ट यूज़ किया जाता है, खमीर, हिंदी में इसको खमीर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्न का कारण विषाणु है, तो निम्न का कारण विषाणु है, यानी कि विषाणु से कौन सा रोग हुआ है, तो विषाणु को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं वायरस। इससे कौन सा रोग हुआ है, तो इससे कौन सा रोग होता है, तो रेबीज होता है। बाकी तीनों बीमारी जो है आपका ये किससे होता है, तो ये आपका बैक्टीरिया से होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि कौन बीमारी किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि रेशम के कीड़े का भोजन पदार्थ क्या है, तो रेशम के कीड़े क्या खाते हैं, तो रेशम के कीड़े आपके जो है शहतूत की पत्ती खाते हैं। ठीक है। और आप कमेंट करके बताइए कि बिहार में जो है सिल्क सिटी किसको कहा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बिहार स्पेशल का आपका है, जो कि पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है, तो ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन सी जो है किस में यूज़ किया जाता है, तो घाव को भरने में। और विटामिन डी को जो है हार्मोन भी कहा जाता है, हार्मोन। कौन सा विटामिन जो है जिसको हार्मोन भी कहा जाता है, तो विटामिन डी। ठीक है। केमिकल नेम का अगर हम लोग बात करेंगे तो विटामिन ए को क्या कहते हैं, तो विटामिन ए को जो है रेटिनल कहते हैं। विटामिन बी को जो है थायमिन कहा जाता है। विटामिन बी के और सारे भी होते हैं, B1 B2 ऐसे करके। और B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे कि B12 में जो है कोबाल्ट मिलता है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछे गए हैं। विटामिन सी जो है इसको क्या कहते हैं, तो स्कर्विक कहते हैं। और विटामिन डी जो है इसको कहा जाता है कैल्सीफेरॉल, इसमें कैल्शियम मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29 की सर्पदंश से शरीर के कौन से भाग प्रभावित होता है, तो सर्पदंश से जो है आपका तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 और ये लास्ट क्वेश्चन है,
कि गाय का गर्भाधान काल कितने दिनों का होता है, तो गाय का गर्भाधान जो है 280 दिन का होता है। ये आपका जो है बिहार में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा किसका गर्भाधान होता है, मतलब कितना ज़्यादा जो है प्रेगनेंसी पीरियड होता है, तो प्रेगनेंसी पीरियड सबसे ज़्यादा होता है हाथी का। और ये कितना होता है, तो ये आपका हो जाता है लगभग 22 महीना के आसपास। ठीक है, आप बताइए कि ह्यूमन हार्ट में जो है कितने चैम्बर होते हैं, मानव हृदय में कितना चैम्बर होता है। और दूसरा क्वेश्चन है लास्ट की, किस में दो चैम्बर होता है, किस जानवर में 3 चैम्बर होता है और किस में 4 होता है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और अंतिम प्रश्न भी है जो आपको कमेंट करके बताना है। तो आज का जो है सभा यहीं समाप्त होता है। तो कैसा लग रहा है साइंस सीरीज़ का वीडियोस, और भी जो है आपका पॉलिटी सीरीज का वीडियोस, बिहार स्पेशल, धीरे धीरे जो है और भी सब्जेक्ट के वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है, तो आप सपोर्ट करते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और दोस्तों से जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कराइए यही, और लाइक भी करते रहिए। अगर कुछ और सुधार करना है तो उसके लिए आप कमेंट भी करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।